बाबा साहेब इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे। इस विषय पर उनका पूर्ण अधिकार था, गहरी समझ थी। इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ विषयों पर किताबें लिखने की भी तैयारी की। स्टडीज ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक लॉ, ये दो वो पुस्तक थी जिन्हें की टाइप किया गया था और उन्होंने एक पब्लिशर को पब्लिश कराने के लिए दे रखी थी, लेकिन ये किताब पब्लिश नहीं हो पाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। उन दिनों सरकार की मुद्रा नीति के कारण कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता था, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता था। अंबेडकर ने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कमीशन के जरिए कई रिसर्च बुक व परियोजनाएं प्रस्तुत कर मुद्रा योजना में सुधार का रास्ता बताया। पौंड के हिसाब से रुपए का मूल्य क्या हो, इस पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी, जो काफी चर्चित भी रही। जब उनकी आर्थिक दशा थोड़ी ठीक हुई तो सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे। उन्हें सरकारी नौकरी के आमंत्रण भी मिले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा समारोह में उन्होंने कहा था, जब मैं लंदन से पढ़कर वापस आया तो सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहा, लेकिन उस रस्सी को मैंने गले से इसलिए नहीं बांधा क्योंकि मेरे सरकारी नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। उन्हीं दिनों कैलुस्कर साहिब के प्रयासों से एल्फिंस्टन कॉलेज में दोबारा नौकरी मिल रही थी, लेकिन बाबा साहेब ने विनम्रता से इनकार कर दिया कि अब वह ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते जिससे उनके समाज सुधार आंदोलन में रुकावट पैदा हो। लेकिन परिवार के खर्च के लिए कहीं से रुपए कमाना तो जरूरी था, इसलिए उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया। वे यहाँ व्यापारिक कानून पढ़ाते थे और जून 1925 से मार्च 1928 तक इस पद पर रहे। इस नौकरी के साथ वे सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में सक्रियता के कारण वकालत का पेशा प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वहां तो जमकर बैठना जरूरी था। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस पर ध्यान देना भी बहुत कम कर दिया। आखिर उनके जीवन का लक्ष्य तो समाज सुधार था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद समाज व देश दुनिया में खलबली से अछूत वर्ग के दिलो दिमाग में भी हलचल चलने लगी। कपड़े के बिजनेस में तेजी आने से कपड़े बुनने वाले अछूतों की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। देश दुनिया में लोकतंत्र की बढ़ती मांग के साथ ही समाज सुधार आंदोलन की भी गति तेज बढ़ी। बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में अछूतों के मानवीय हकों के लिए आवाज उठने लगी। कई अछूत इस्लाम भी अपना रहे थे तो कुछ हिंदू संस्थाएं उन्हें फिर से हिंदू में लाने के कार्यक्रम बना रही थी। कांग्रेस के सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा के लिए कुछ करने की मांग उठी। इसी बीच बाबा साहेब और रमाबाई के घर 15 जून 1924 को पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन एक माह बाद 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। 20 जुलाई 1924 को अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बंबई के दामोदर हॉल में दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं और अन्य वर्ग के समाज सुधारकों की एक बैठक हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु भी हो गई, और मृत्यु के ठीक अगले दिन यानी कि 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी कर दी बाबा साहेब ने। क्या बाबा साहेब ने सिर्फ ये अपने लिए किया? नहीं, बाबा साहेब ने ये सब हम सब के लिए किया। बाबा साहेब के घर पर एक और तो खुशी थी बच्चे के जन्म की, लेकिन साथ ही साथ गम का माहौल भी पसर गया। बाबा साहेब माता रमाबाई के साथ ना तो खुशी में शामिल हो सके और ना ही उनके साथ गम में, क्योंकि वो हम सब के लिए नए कानून और नए रास्ते खोल रहे थे। इस तरह का संघर्ष कोई छोटी बात नहीं है। इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा में ये तय किया गया कि सरकार के समक्ष दलित वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को रखने व समाधान पाने का प्रयास करने चाहिए। संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस संस्था के अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील चिमनलाल हरिलाल चितवाड़ और उपाध्यक्ष थे मेयर निसीम रुस्तम जी जिनवाला, नरीमन, डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर चावड़ और विजय खेर थे। विजय खेर बाद में बंबई राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस सभा के निम्न उद्देश्य थे:
पहला था दलित वर्गों के शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए छात्रावास खोलना। दूसरा था लाइब्रेरी, सोशल सेंटर तथा स्टडी सर्कल खोलकर दलित जातियों में जागरूकता व संस्कारों का प्रचार करना। तीसरा था दलितों के आर्थिक सुधार के लिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना। चौथा था दलितों की विभिन्न समस्याओं को सरकार व समाज के साथ रखना तथा निवारण करना। उस समय सवर्ण समाज सुधारकों द्वारा समाज सुधार व अछूतों के उद्धार के लिए कई संस्थाएं चलाई जा रही थी, लेकिन कोई भी अछूतों की समस्या का बड़ा कारण हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था पर चोट नहीं करती थी। वे जड़ों पर चोट करने की बजाय सिर्फ पत्ते झाड़ती थी। वे अछूतों की पीड़ाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी और सवर्ण हिंदू परिवारों के सुधार तक ही सीमित थी। अंबेडकर को इनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए अलग से संस्था की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ ही दलितों में आत्मविश्वास के एक नए युग की शुरुआत हुई। सभी के कामकाज का असर समाज में दिखने लगा। समाज की ओर से अपील छपवाकर महाराष्ट्र में काफी संख्या में वितरित की गई, जिसमें हिंदू समाज को कहा गया कि वह छुआछूत व जातिगत घृणा को मिटाने की कोशिश करे। यह चेतावनी भी दी गई कि जब तक देश का एक बड़ा वर्ग इस तरह दयनीय दशा में रहेगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये चेतावनी इसलिए भी दी गई कि बार बार ध्यान में लाने के बावजूद हिंदू नेताओं का ध्यान दलितों की समस्याओं के निवारण पर नहीं जा रहा था। जो काम उनके द्वारा हो रहे थे वह हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा आदि तक ही सीमित था। उनके सुधार का क्षेत्र सवर्ण वर्ग तक ही सीमित था। बाबा साहेब पहले सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। ज्योतिबा फूले और छत्रपति शाहूजी महाराज के अछूत समाज कल्याण आंदोलन से काफी फर्क पड़ गया था, लेकिन उनके निधन के बाद इस दिशा में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। 1924 में 12 वर्ष के कारावास के बाद सावरकर को अंडमान जेल से रिहा कर दिया गया। वह रत्नागिरी में बस गए। 2 साल की जेल के बाद गांधी जी को भी अस्वस्थ होने के कारण रिहा कर दिया गया। गांधी युग शुरू हो चुका था, लेकिन कांग्रेस सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सावरकर और गांधी भी अछूतों के उद्धार पर काम कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर की सोच व दिशा उनसे अलग थी। सावरकर ने हिंदू संगठन संस्था बनाई, जिसके उद्देश्यों में अछूतों का विकास करना भी था। दलितों की दरिद्रता व दास्ता से मुक्ति का मार्ग बाबा साहेब ने तय कर रखा था। बाबा साहेब कहते थे, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वह खुद ही अपने आप विद्रोह कर लेगा। वह बार बार कहते थे कि स्वाभिमान और अपने उद्धार के लिए संघर्ष करते रहो। दरअसल नवजात बच्चे के लिए माता व दाई के प्रेम में जो फर्क होता है, वही अंबेडकर और गांधी या फिर सावरकर के काम में था। आज भी कई बार यह सवाल खड़ा किया जाता है कि बाबा साहेब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। ये सच भी है, लेकिन वास्तविकता क्या थी? इतिहास गवाह है कि सवर्ण हिंदू सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। देश में स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करना था। सवर्ण हिंदुओं के सिर पर सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का डंडा था और अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने पर सत्ता उन्हीं के हाथों में आने वाली थी। देश में हाशिए के रसातल में पटक दिए गए अछूत वर्ग के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आने वाला था। भारत के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कहीं भी कोई भी जगह नहीं दी गई। पशुओं से भी बदतर हालात थे। अछूत वर्ग तो सीधे तौर पर सवर्ण हिंदुओं का गुलाम था। अंग्रेजों के बजाय सवर्ण हिंदुओं के अपमान, शोषण, अन्याय और अत्याचार से पीड़ित था। वह तो राजनीतिक और सामाजिक गुलामी की दोहरी मार से दबा हुआ था। राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा सामाजिक गुलामी ज्यादा अमानवीय और कष्टकारी होती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का देश व समाज के कर्णधारों को यही कहना था कि पहले हमें सामाजिक व धार्मिक गुलामी से आज़ाद करो, तब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। उस युग दृष्टा को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि सामाजिक आंदोलन की शुरुआत में ही ब्रिटिश शासन से ही सीधी दुश्मनी मोल लेना दलित समाज के लिए उचित नहीं होगा।
उन्हें पता था कि सवर्ण हिंदुओं का दिल तो पसीजने वाला है नहीं, और अंग्रेजों को अछूतों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति है वो भी नहीं रहेगी। इसीलिए उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। यदि वह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते तो उन्हें सवर्ण हिंदुओं के अलावा ब्रिटिश सत्ता से भी संघर्ष करना पड़ता, जो कि मुश्किल और असफल प्रयास होता। दरअसल बाबा साहेब अम्बेडकर अपने समाज के मानवीय हकों के लिए हिंदू समाज से संघर्ष करते हुए ब्रिटिश सत्ता से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। बाबा साहेब वो महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक खुशहाली का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह हम राजनीतिक से पहले सामाजिक आंदोलन में भाग ले सकते हैं और उसे सफल भी कर सकते हैं। ये वो नीति थी जिसकी हमें आज भी ज़रूरत है। इसी तरह के बाबा साहेब की ज़िंदगी से एक और पहलू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।